कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। पाए लागू बड़ी भाभी, जीती रहो। पाए लागू ताई जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है, अब घुटनों का दर्द तो चलता ही रहता है। तुम्हें तो पता ही है, मनीष की शादी के बाद थकावट अभी तक नहीं हटी। अच्छा, रोशनी बहू के आने के बाद सोचा कुछ धार्मिक कार्य करवा ले, इसलिए घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है। तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, बड़ी भाभी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उर्मिला की जेठानी अच्छे पैसे वाली थी। इसके विपरीत उर्मिला का परिवार बहुत ही साधारण था, पर उर्मिला की बहू अलका बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझती थी। उधर रोशनी अच्छे खासे पैसे वाले घर से आई थी, इसलिए उसमें बहुत घमंड था। जब उसे पता चला कि सत्यनारायण भगवान की कथा में उर्मिला और अलका भी आ रही हैं, तो वो अपनी सास पर गुस्सा करने लगी। मम्मी जी, आपको पता है ना हमारी शादी के टाइम पर कितने साधारण लोग लग रहे थे। वो उनके कपड़े देखे थे कैसे थे? सचमुच बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। आप उनको मत बुलाते। पता नहीं आपने उनको कथा में क्यों बुला लिया। मुझे तो उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि वो लोग ना ठीक नहीं है। बहू है तो रिश्तेदार ही, ना बुलाओ तो अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम्हारे ससुर के छोटे भाई का घर ही तो है। आने दो, कोई नहीं। दोनों सास बहू प्रसाद का पत्ता लेकर घर चली जाएगी। थोड़ी देर की तो बात है। तुम अपने ससुर जी को जानती हो, फिर अगर नहीं बुलाया तो बोलेंगे कि उनके भाई के परिवार को नहीं बुलाया। बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो। अच्छा, तुम बता रही थी तुम्हारी मम्मी ने कोई चप्पल भेजी है, तुम मुझे दिखाने वाली थी। हाँ, वो मम्मी ने शादी के टाइम पर ऑर्डर किया था, पर वो बना नहीं पाए थे, इसलिए जो जूलर भैया है उन्होंने कल ही मम्मी को चप्पल भेजी है। मैं दिखाती हूँ, असली हीरे की चप्पल है। हीरे की चप्पल बहू? इतनी महंगी चप्पल ध्यान से पहनना। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो खो दूंगी। उधर उर्मिला और अलका पूजा में जाने के लिए सोच तो रही थी, पर साथ ही साथ वो रोशनी के व्यवहार को जानती थी। माँ जी, पता नहीं पूजा में जाने का मन तो है, पर साथ ही मन घबरा भी रहा है। मैं जानती हूँ बहू, ये सब रोशनी की वजह से तुम्हारे मन में आ रहा है। मुझे पता है रोशनी का स्वभाव कैसा है, और जेठानी जी भी तो बात बात पर पैसों के बारे में सुनाती रहती हैं। पर क्या करें, अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन रोशनी कथा के लिए जब तैयार हुई तो उसने वही चप्पल पहनी। रोशनी बार बार सबको अपनी चप्पल दिखा रही थी। हीरे की चप्पल है, मम्मी ने स्पेशल जूलर से बनवाई है। हीरे की चप्पल? क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है, पर ध्यान से पहनना। किसी ने तुम्हारी चप्पल चुरा ली तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अरे आंटी जी, मेरे अपने घर से कौन चुराएगा? बस थोड़ी देर पूजा में बैठने के लिए तो उतारूंगी, उसके बाद जब खाना वाना खाएंगे तब मैं दोबारा पहन लूंगी। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पूजा के टाइम रोशनी चप्पल उतार कर बैठ गई। उसकी चप्पल बहुत चमक रही थी, क्योंकि उस पर इतने महंगे हीरे जो लगे थे। तभी रोशनी के मायके वाले भी आ गए। दीदी, आपने नई चप्पल पहन भी ली? आप तो बस कुछ नया आ जाए पहन ही लेती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, अब मम्मी ने इतने प्यार से भिजवाई थी तो मुझे पहननी थी ना। वैसे भी मेरी शादी के बाद ये पहला फंक्शन है। माँ जी ने कथा रखवाई है, तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था लोगों को दिखाने का कि मैंने हीरे की चप्पल ली है। अच्छा दीदी, मैं अभी थोड़ी देर में ना चली जाऊंगी। मुझे ना कॉलेज निकलना है, वो मुझे अपने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। बाकी मम्मी पापा तो यही है अभी। क्या प्रिया, तुझे भी निकलना होता है? ठीक है, चल आजा, थोड़ी देर पूजा में बैठ जा, फिर चली जाना। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी ने चप्पल दी है बहू? बहुत सुंदर चप्पल है। इसे कमरे में बेड के पास उतार कर आ जाओ, यहाँ भीड़ में पता नहीं चलता। हाँ रोशनी, बहुत महंगी चप्पल है, इसे कमरे में ही उतार दो। अरे चाची जी, हमारे यहाँ सब अमीर और बड़े घर के लोग आए हैं, यहाँ ऐसे कोई कुछ नहीं लेता। सब लोग पूजा में बैठ गए। पूजा के बाद सब अपनी अपनी चप्पल पहनने लगे। अचानक रोशनी चिल्ला पड़ी, मम्मी जी, मेरी चप्पल गायब है। मेरी हीरे की चप्पल कहाँ गई? मैं थोड़ी देर पहले कमरे में रखाई थी। कमरे में से कौन ले गया? सारे मेहमान तो बाहर हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था मम्मी जी, अपनी हैसियत के लोगों को बुलाओ। आपने उर्मिला चाची और अलका भाभी को बुला लिया। मुझे तो इन्हीं पर शक है। मैंने देखा था ये बार बार मेरी चप्पल को घूर कर देख रही थी, और यही दोनों मुझे बार बार चप्पल को अंदर उतारने के लिए कह रही थी। मुझे पूरा शक है कि चप्पल इन सास बहू ने चुराई है। रोशनी बहू, एक बार चप्पल दोबारा चेक कर लो बेटा, ये हमारे रिश्तेदार है, ये दोनों भला ऐसा क्यों करेंगी? रोशनी, हमने तुम्हारी कोई चप्पल नहीं चुराई। तुम ऐसे बिना किसी प्रूफ के हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, हम कहीं गए भी नहीं। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है। तुम चुपचाप चप्पल घर पर रखाई हो।
मैंने तुम्हें दरवाजे से बाहर जाते देखा था। रोशनी, वो मैं घर की चाबी अपने साथ ले आई थी। राजीव घर जल्दी आ गए थे इसलिए उनको चाबी दे रही थी। लो, अब तो पूरी बात साफ हो गई। चप्पल इन्हीं के घर में है। ये चाबी के बहाने चप्पल राजीव भैया को पकड़ा कर आ गई। ये पूरा खानदान मिला हुआ है। मम्मी जी, मैं तो पुलिस को फोन कर रही हूँ। रोशनी बहू, ऐसे हमारे खानदान की बदनामी होगी। तुम क्यों हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? हमने कोई चप्पल नहीं चुराई, हमारा यकीन करो। बताओ तो, घर में ही चोर बैठे, बहू की चप्पल ही चुरा ली। अरे सुनीता बहन जी, ये बड़े भाई ही पैसे वाले हैं और ये छोटे वाले तो कुछ भी नहीं है। अपनी नियत बदलते कोई देर थोड़ी लगती है। हीरे की चप्पल देखकर किसका मन नहीं ललचा जाएगा। अब आप और हम सब के अलावा सिर्फ यही तो थे घर में, बाकी कोई और आया ही नहीं जिसकी हिम्मत कमरे तक जाने की हो। सही कह रही हो, कमरे में तो अपने घर का ही जा सकता है। ये सास बहू ही चप्पल चोर हैं। रोशनी ने पुलिस को फोन कर दिया। मम्मी पापा, हो सकता है रोशनी सही कह रही हो। इतनी महंगी चप्पल देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। एक बार तलाशी लेने में क्या जाता है। पता नहीं, अब यही दिन देखने रह गए थे। बहू की चप्पल घर से चोरी हो गई है। इल्जाम भी अपने घर वालों पर लगा है। आजकल के बच्चों को क्या ही बोलो। इतनी देर में अलका के ससुर और पति आ जाते हैं। राजीव, उस टाइम मैंने आपको चाबी दी थी ना, मैंने आपको कोई चप्पल नहीं दी थी। देखो ना, रोशनी हमारे ऊपर चप्पल चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। इसने पुलिस को भी बुला लिया है। मनीष तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? रोशनी कुछ भी बोले जा रही है। देख राजीव, रोशनी की बहुत महंगी चप्पल चोरी हुई है। अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की तो तुम लोग तलाशी देने से क्यों डर रहे हो? अब जो जवाब देना है पुलिस को देना। पुलिस सारी छानबीन करती है। भाई, अब तो एक ही रास्ता है। यहाँ सड़क पर लगे कैमरे में देखना होगा कि आखिर असली चोर कौन है। हे भगवान, आपकी पूजा में आकर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है। असली चोर कौन है? मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे सामने ले आओ, नहीं तो हमारी बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। भगवान जी, हमारी मदद करो। चिंता मत करो बहू, हम भगवान विष्णु के कथा पूजन में आए हैं। वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और चोर सामने आ जाता है। मैडम, असली चोर ये नहीं, ये लड़की है। ये देखिए, इसने चप्पल को बाहर जाकर अपने बैग में रखा है। प्रिया, ये तो मेरी बहन है। इसका मतलब रोशनी, तुम्हारी खुद की बहन चोर है और तुमने हमारे परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया। तुमने मेरी माँ और पत्नी का अपमान किया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो इन्हें सजा होनी चाहिए। इन्होंने हमारे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। रहने दे राजीव बेटा, हम इनकी तरह नहीं हैं। हम माफ करना जानते हैं। छोड़ दे, आज के बाद इनके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े भैया, अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया। अब और नहीं, मैं अपने परिवार का इतना अपमान नहीं सह सकता। अब आपका और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। आज रोशनी बहू ने सीमा लांघ दी। अरे अशोक, उर्मिला, अलका, राजीव बेटा रुको तो। रोशनी बहू, आज तुम्हारे कारण हम भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई, जो कभी नहीं टूटेगी। पुलिस को वहाँ से भेज दिया जाता है। प्रिया जब घर आती है तो रोशनी उसको बहुत डांट लगाती है। प्रिया ने अपनी बहन रोशनी की चप्पल अपने जरूरी खर्चे निकालने के लिए चुराई थी। रोशनी की एक गलती के कारण आज दो परिवार। आशा देवी की बड़ी बहू शर्मिला स्वभाव की बहुत सीधी सादी थी, जबकि छोटी बहू रजनी उतनी ही चुस्त और चालाक थी, या यूं कहो कि एक नंबर की 420 थी रजनी। किसी को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा ढूंढना ही उसकी आदत थी। माँ जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी मैं ले लूं? मेरे पास गुलाबी रंग की एक भी साड़ी नहीं है। पर ये साड़ी तो शर्मिला बहू ने। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर ये साड़ी रजनी को पसंद है तो रजनी ये रख ले, मैं ये नीली रख लूंगी। ठीक है, फिर कल शाम को तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं हमें बरखा की शादी में पहुंचने में देर ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने ये गुलाबी रंग की साड़ी रख ली। मैंने इस पर लगे प्राइस के रेट जो देख लिए थे, ये तो नीली साड़ी से 2000 रुपए महंगी है। अब कल इस साड़ी में मैं सबसे सुंदर लगने वाली हूँ। शर्मिला बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं। तुम अपने मधुर व्यवहार से किसी को भी अपना बना सकती हो, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने अपने लिए गुलाबी साड़ी पसंद की थी, पर तुमने रजनी का दिल रखने के लिए उसे वो साड़ी दे दी। अक्सर ऐसा ही होता था। रजनी हमेशा पहले ही चीजों का चुनाव कर लेती थी। रजनी गुलाबी साड़ी लेकर कमरे में गई, पर जब वो तैयार होने लगी तो उसके पलंग में लगी एक कील से थोड़ी फट गई। अब क्या करूं? ये साड़ी तो किनारे से फट गई। मैं अब बरखा की शादी में क्या पहनूंगी? आइडिया, ये ठीक रहेगा।
रजनी चालाक थी। वो बहाने से सास के पास गई और बोली, माँ जी ये देखिए, ये साड़ी किनारे से फटी हुई है। लगता है शर्मिला भाभी किसी सस्ती दुकान से ये साड़ियां खरीद कर लाई हैं। कितने मन से मैं ये गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, अब ये फटी हुई साड़ी पहनकर थोड़ी न जाऊंगी। कुछ भी कहो शर्मिला भाभी, आप बहुत चालाक हो, आपने जानबूझकर मुझे हल्की साड़ी दे दी। नहीं ऐसी बात नहीं है रजनी, मैं देख कर लाई थी। अगर तुम कहो तो मैं दुकानदार को एक बार ये साड़ी दिखा देती हूँ। अभी तो हमें शाम को जाना है, मैं बदल कर ले आऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और पहन लूंगी, आप ही पहनो नई साड़ी। एक काम करो रजनी, तुम नीली वाली साड़ी पहन लो, मेरे पास एक और साड़ी रखी है, मैं वो पहन लूंगी। पर शर्मिला बहू, ठीक है दे दो मुझे, वो साड़ी इतनी पसंद नहीं थी, मजबूरी है इसलिए पहन रही हूँ। रजनी चालाकी से वो गुलाबी फटी हुई साड़ी शर्मिला को दे देती है और शादी में जाने के लिए नई नीली साड़ी पहन लेती है। अगले दिन शर्मिला वो फटी हुई साड़ी दुकानदार को देने आती है। बहन जी, आप हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं ये साड़ी बदल कर दूसरी दे रहा हूँ, पर हमारी दुकान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी दुकान में सारी साड़ियां चेक होकर ही आती हैं। मैंने भी आपको चेक करवा कर ही दी थी, पर हो सकता है कहीं देखना रह गया हो। ये इसका दूसरा पीस आप ले जाओ। शुक्रिया भाई साहब। शर्मिला साड़ी लेकर घर पहुंचती है। बदल दी दुकानदार ने? बदलता भी क्यों नहीं, गलती भी तो उसी की थी, फटी हुई जो पकड़ा दी थी। लाओ मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। देखो कैसे छीन कर ले गई, बिल्कुल शर्म नहीं है इसमें। अब ये नीली साड़ी इसकी हो गई, तू कब तक सीधी बनी रहेगी बहू। शर्मिला चुपचाप वहां से चली जाती है, पर आशा देवी अच्छे से जानती थी कि रजनी ने चालाकी से दोनों साड़ियां ले ली। ऐसे ही एक दिन रजनी की सहेली उससे मिलने आई। सुमन, कितने दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ। शादी के बाद तो तू मेरठ में सेटल हो गई थी ना? हाँ हो तो गई थी, पर हस्बैंड की जॉब कैलिफोर्निया में लग गई है, तो हम विदेश जा रहे हैं। वैसे आऊंगी आफ्टर 6 मंथ्स, मेरा आना होगा। अभी वहां कुछ सेट कर ले, फिर सब कुछ यहाँ से समेट कर एक बार परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा रजनी, मुझे तेरे से एक काम था। हाँ बोल। मेरा दिल्ली में कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो अभी तो मैं कैलिफोर्निया नहीं ले जा सकती, मुझे इसे बेचना है और हमारी कल की फ्लाइट है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आज के आज में सारा गोल्ड अपना बेच सकूं, इसलिए तू मेरा गोल्ड अपने पास संभाल कर रख ले। तकरीबन 5 लाख का गोल्ड है, ये सारे जेवर तू संभाल कर रख ले। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगी तो ये जेवर बेच दूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे पास रख दे, मैं संभाल कर रख दूंगी, तू बेफिक्र होकर जा। सुमन अपना सारा जेवर रजनी को दे जाती है। रजनी बहू, ऐसे किसी की चीज यूं इस तरह अपने घर में रखना ठीक बात नहीं है। तुमने एक बार सोने की परख भी नहीं की कि वो कितने का है, कितने का नहीं है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। तुम क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हो? आजकल ऐसा जमाना नहीं है। माँ जी, मेरी सहेली को मैं बहुत समय से जानती हूँ, वो काफी पैसे वाली है। उसके पास इतना सोना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उसका पति बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लाखों की सैलरी है। देखो खुद ही कह रही है कि कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी। अब वो पागल थोड़ी है जो मेरे पास अपना सोना रखवाने के लिए आएगी। रजनी अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है। एक दिन, अरे रजनी बहू, तैयार हुई या नहीं? शर्मिला बहू और मैं कब के तैयार हो गए। मिसेस शर्मा के घर कीर्तन शुरू हो जाएगा, हम तब जाएंगे जब आरती शुरू होगी। क्या? अरे आ रही हूँ माँ जी, ये देखो मैं तैयार हो गई। ये तो वही जेवर है ना जो तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास रखवा कर गई है, तुमने ये क्यों पहन लिए? अरे तो क्या हुआ माँ जी, कौन सा वो अभी लेने आ रही है? अभी अगले हफ्ते आना है उसने। 5 महीने से ऊपर हो गए मेरे पास ये जेवर संभाले हुए, अब एक बार पहन भी लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रजनी अपनी सास और जेठानी के साथ पड़ोस में कीर्तन में जाती है। सब लोग रजनी की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे। उन्हीं में से एक महिला रजनी से जेवर के बारे में पूछती है। अरे वाह रजनी, जेवर तो तूने बड़े अच्छे पहने हैं, असली सोने के हैं क्या? तो और क्या, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी पहनूंगी, असली सोने के हैं, नए बनवाए हैं मैंने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये जेवर सोने की नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। जरूर आपको किसी सुनार ने लूट लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे सोने के जेवर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रही हैं? मैं एक सुनारिन हूँ, बचपन से सोने में खेली हूँ, मुझे अच्छी खासी सोने की परख है। मैं देखते ही पहचान जाती हूँ कि सोना है या पीतल। काफी देर तक रजनी उस महिला से बहस करती रही।
और आखिर वो एक सुनार के पास पहुंची, पर सुनार ने भी जेवर नकली होने का दावा किया। सुनार की बातें सुनकर रजनी घबरा जाती है। उसकी सास और शर्मिला भी परेशान हो जाती है। रजनी सुमन को फोन पर सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर सुमन इंडिया लौटती है। मुझे कुछ नहीं पता रजनी, मैंने तुम्हें असली जेवर दिए थे। ये वो जेवर है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे। ये तो तुम आर्टिफिशियल जेवर मुझे दिखा रही हो। मेरे जेवर दूसरे थे, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? तुम यही जेवर तो मुझे पकड़ा कर गई थी, मैं भला जेवर क्यों बदलूंगी? अरे मैं तुम्हें कॉलेज के जमाने से जानती हूँ, तुम जैसी 420 औरत पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। तुमने अपनी चालाकी यहाँ भी नहीं छोड़ी। चुपचाप मेरे जेवर मुझे वापस करो या फिर 5 लाख रुपए मुझे दो। मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसे किसी पर विश्वास मत कर, पर ये मानती कहाँ है। अब अपने दोनों बेटों को बुलाऊं दुकान से, वही इसका हल निकालेंगे, वरना पुलिस हमारे घर में आते देर नहीं लगेगी। तभी काफी देर से चुप खड़ी शर्मिला कमरे में से अपना मोबाइल फोन लेकर आती है। सुमन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने मेरी देवरानी की बहुत बेइज्जती कर ली। मेरी देवरानी लाखों में एक है और तुम्हारी मक्कारी का सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में कैद है। उस दिन जब तुम रजनी को जेवर दे रही थी, मैंने चुपचाप रजनी को बिना बताए तुम्हारा वीडियो बना लिया था और कुछ फोटो खींच ली थी। ये देखो, तुम यही जेवर रजनी को दे रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। शर्मिला भाभी, आपने उस दिन वीडियो बना लिया था, आज आपकी वजह से मेरे ऊपर से ये झूठा इल्जाम लगने से बच गया। सुमन, यहाँ से चली जाओ और ये अपने आर्टिफिशियल जेवर भी ले जाओ। सच में किसी से अगर कुछ भी लेना देना करो तो उसकी कोई लिखा पढ़ी या रिसीविंग जरूर ले लो। ये बात मैंने आज सीख ली है, भले ही कोई अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर पराया। सुमन डर जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। शर्मिला बहू, मैं ये तो जानती थी कि तुम समझदार हो, पर इतनी दिमाग वाली हो ये मुझे आज पता चला। आप ठीक कह रही हो माँ जी, मैं अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, पर हर चालाक व्यक्ति समझदार नहीं होता। कभी कभी इंसान का घमंड उसे मार देता है। सॉरी माँ जी, सॉरी शर्मिला भाभी। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस परिवार पर कोई आंच आए। रजनी आशा देवी और शर्मिला से माफी मांगती है। जब आशा देवी के दोनों बेटों को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शर्मिला ने इस बात को समझदारी से खुद ही सुलझा लिया। रजनी भी उस दिन से अपनी सास और जेठानी से मेल मिलाप से रहने लगी।